गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 2 दिन से इस क्लास नहीं चल पा रही थी, उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोग को सॉरी बोल सकता हूँ क्योंकि तबीयत मेरी उतनी स्वस्थ नहीं थी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने वाली बातें ज़्यादा हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। आपने 12th में अपने और 11th में जो भी मतलब अभी तक जो आपने सीखा है उससे कुछ अलग भी बातें यहाँ पर सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे आप न्यूमेरिकल की बात कर लो। आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आप जानते नहीं होंगे, या आपने फार्मूला तो पढ़ा है, फार्मूला में उसको यूज कैसे करते हैं ये नहीं पता होगा, या फार्मूला में किस पॉइंट का किस बात का क्या मतलब है, ये भी मैं यहाँ पर बहुत सारा बात क्लियर करूँगा। चलिए हम लोग वर्क से शुरू करते हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है भाई? वर्क क्या होता है? अगर मैं वर्क का आपसे डेफिनेशन पूछूं, अगर मैं आपसे वर्क का डेफिनेशन पूछूं तो आप सब कहोगे कि जो वर्क होता है ना वो होता है सर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो पहले बच्चे तो ये समझ लो आप कि ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना, यहाँ पर डिस्टेंस जो लिखता है वो गलत है। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इसका पहले ढंग से जो फॉर्मूला होता है ना उस पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज करो एक ऐसा कोई ब्लॉक है आपका m मास का। ठीक है, इस पर कोई एक फोर्स मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में, मान लो हॉरिजॉन्टल से इसका डायरेक्शन थीटा डिग्री है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स लगा दिया, और इसको अगर फोर्स लगा के मैंने इसको कुछ डिस्प्लेस किया। सपोज करो ये बॉडी यहाँ पे थी और ये मूव करती करती यहाँ पर आ गई, ये बॉडी m मास की यहाँ पर आ गई। ठीक है, मूव करके यहाँ से यहाँ आ गई। अच्छा, तो ये डिस्प्लेस कितनी हुई? मान लिया हमने ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका ds ना, छोटा एस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको हमने ds लिया है क्योंकि मान लिया वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ या डिस्प्लेस हुआ। अब द मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस कि जो वर्क है ना, हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ? वर्क हुआ तब हम कहते हैं जब आप किसी पार्टिकल पे, किसी भी सब्सटेंस पे आप फोर्स लगाओ और फिर उसको डिस्प्लेसमेंट उसमें हो। उसमें क्या हो? डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं ना, ये कैसे लेते हैं इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको समझते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर हम लोग कहें कि यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी मूव कर गई तो वर्क हुआ। तो ये जो वर्क हुआ, ये वर्क हुआ कितना अगर हम पूछें तो आप कहते हो सर ये होता है F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट इज दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज ये करो कि अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा F वेक्टर ds वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अरे भाई a डॉट b वेक्टर पढ़ाया है, क्या होता है? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? F ds cos ऑफ थीटा। F ds cos ऑफ थीटा। अब इसमें समझने वाली बात जो है, हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। या तो हम लोग ये समझे कि आपका डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। जैसे ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा? F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में F sin थीटा। अब बॉडी चूंकि भाई इस सरफेस पे मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँची, ऊपर तो लिफ्ट हुई नहीं, तो इस फोर्स के कारण तो कोई वर्क हुआ नहीं। वर्क करने वाला फोर्स कौन सा हुआ? ये F cos थीटा हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना? ds, तो F cos थीटा इंटू ds, तो वही आता है। अगर उसको हम ना भी समझे तो अगर इसमें ये जो ds है ना, ds के बारे में देखो, यही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको समझने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर इसके लिए मैं अच्छे उदाहरण भी लूँगा, इवन IIT में आया हुआ एक क्वेश्चन भी इसमें कराऊंगा कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए। ये जो ds है ना, ये क्या है? दिस इज the displacement of point of application of force in direction of force।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ds क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट उसे लेना है फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ds क्या है, ds क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात को आप समझ पा रहे हो, फॉर्मूला आप समझ पा रहे हो, यहाँ तक अगर आप बात समझ पा रहे हो, थोड़ी बातें अभी लगे हाथ और कर लेते हैं। जैसे यूनिट की बात करें, अगर वर्क की यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है, तो वर्क का SI या MKS में अगर हम लोग यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो CGS में बताओ, CGS में क्या होता है इसका, अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है, ERG। इसमें कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। तो एक जूल जो होता है ना 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर। अरे कर लोगे ना, वो कर लोगे कि नहीं, करा दूं, देखो। अच्छा आओ देख लो, एक जूल बराबर, जूल क्या होता है, जूल क्या है आपका यूनिट है किसका, वर्क का। वर्क का यूनिट कैसे आया होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को मल्टीप्लाई, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर होता है। अच्छा, न्यूटन को अगर सीजीएस पद्धति में लिखो तो उसको डायन बोलते हैं ना, 10⁵ डायन। ठीक है, मीटर को अगर सीजीएस में लिखो तो सेंटीमीटर में लिखो 10⁵ सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10⁷ और डायन सेंटीमीटर। डायन सेंटीमीटर को ही सीजीएस में अर्ग नाम दे दिया जाता है, तो 10⁷ अर्ग हो जाएगा एक जूल के बराबर। तो ये तो यूनिट की बात होगी, फॉर्मूला की बात होगी, यूनिट की बात होगी। डायमेंशन की बात अगर करें, डायमेंशन की, तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अरे बता दो भाई, डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो L आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML² T-2, ML² T-2। ये हो जाएगा डायमेंशन किसका, वर्क का। तो वर्क का हमने डेफिनेशन थोड़ा समझा, आपका समझा क्या होता है उसका फॉर्मूला, फिर हमने समझा कि इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेते हो आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा वो समझा। फिर हमने समझा कि इसकी यूनिट क्या होती है, और फिर हमने डायमेंशन देखा। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दिखाता हूँ, और फिर आप लोग को और क्लियरिटी आएगी कि हमें वर्क डन निकालना कैसे होता है, या उसकी एनालिसिस कैसे करनी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको दिखाऊंगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको दिखाता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए, और आई थिंक नोट डाउन आप लोग कर भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल पर एक IIT में आई थिंक क्वेश्चन भी आया हुआ है। मुझे ईयर नहीं याद आ रहा कि किस साल आया हुआ है, लेकिन IIT में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए शायद 2014 में आया क्या। चलिए देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरीके से आपका ये मान लीजिए हाफ सेमी सर्कल है ना, ठीक है, और ये यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, या यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, अभी इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये पॉइंट A है, और इसको, इस फोर्स को लगाते लगाते इसको यहाँ तक ले गए आप। ठीक है, और अभी भी फोर्स का डायरेक्शन यही है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसका रेडियस जो है, ये रेडियस, ये सभी रेडियस ही तो होंगे, R। ठीक है, ये मान लो सेंटर है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि A to B अगर डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने के दौरान इसका जो फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है वो सदैव क्या लग रहा है, आपका सेम है, और वो है पैरेलल टू द हॉरिजेंटल। फोर्स कैसे है, पैरेलल टू द हॉरिजेंटल। और फिर पूछे कि बताओ A से B तक पहुंचने में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, ये आपको बताना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेते कैसे हो, बताओ डिस्प्लेसमेंट लेते कैसे हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसका होता है भाई, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अभी कहाँ है, यहाँ है। अब इस पर अगर यहाँ पहुँच गया तो अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ पहुँच गया है, यहाँ। अगर इसको हॉरिजॉन्टली देखो तो आप प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इतना आपका डिस्प्लेस हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, रेडियस के ही बराबर तो है, रेडियस की तो बराबर है ये दूरी। ठीक है, ठीक है, तो आपका फोर्स कितना लग रहा है, F,
और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट लेते कैसे हो आप इस बात को फिर से समझ लो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, तो F इंटू आर ये हो जाएगा वर्क डन इस सिचुएशन में। सिचुएशन चेंज करते हैं, सपोज करो कि यही है, इसी में चेंज कर लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं, आप लोग अगर इसको फिर से देखना चाहते हैं तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सेम आपका है, लेकिन बस इसमें फिगर में थोड़ा चेंज करूँगा। इसमें अब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो मान ले रहे हैं कि टेंजेंशियली लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक है। आपका ये जो मोशन हो रहा है ये आपके इसके सरकमफेरेंस पे हो रहा है, और हर समय किसी भी समय आप ले लो, इसमें मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा तब इस पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पहुँचा तब भी आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम हर समय फोर्स इसका टेंजेंशियल लग रहा है। तब पॉइंट ए से बी में पहुंचने पर, पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में कितना वर्क डन होगा, यहाँ आपको निकालना है वर्क डन कितना होगा। अब देखिए इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखो हर इंस्टेंट पे क्या है, टेंजेंशियली है। हर इंस्टेंट पे फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, टेंजेंशियल है। तो टेंजेंशियल अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये आपका हमेशा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देखो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा हो रहा है कि इसी के सरकमफेरेंस पे ही हो रहा है। और अगर एज ए होल इसका आपका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ सरकमफेरेंस के ही अलोंग आ जाएगा, सरकमफेरेंस के अलोंग आ जाएगा, क्योंकि आप जो डिस्प्लेसमेंट लेते हो कैसा लेते हो, वो लेते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का आप देखते हो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, फोर्स के ही डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस हुआ फोर्स के ही डायरेक्शन में। तो अगर आप उसको देखोगे तो हर इंस्टेंट पे ये टेंजेंशियली फोर्स ही लग रहा है, हर इंस्टेंट पे फोर्स क्या है, टेंजेंशियल ही है। तो अगर थोड़ा डिस्टेंस लोगे तो वो इसी के सरकमफेरेंस पे चलता जाएगा और चल के ए से बी तक पहुंचेगा। और अगर ओवरऑल टोटल ए से बी के लिए अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहोगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही सरकमफेरेंस पे ये वाला पोर्शन हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन आप निकाल ही सकते हो, देखो 2πr होता है टोटल सरकमफेरेंस, लेकिन ये 1/4 है, ये सरकमफेरेंस क्या है 1/4 है, तो इसी को आप डिवाइड बाई 4 कर दो तो ये कितना आ जाएगा πr/4। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स कितना है हमारे पास F, डिस्प्लेसमेंट कितना है Fr/4, तो टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा πFr/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा केस है, देखो बस हमने फोर्स के डायरेक्शन को चेंज किया तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में देखो मैं यही इसी क्वेश्चन के लिए बस इसी तरीके के हिसाब किताब में देखो क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा आप, ठीक है। मान लो इस तरीके से, तो अभी आपका ये फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक ए से बी तक मूव किया, और ए से बी तक जब मूव कर रहा है ना तो इस पर जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो बी पर भी इस डायरेक्शन में है और ए पर है तब भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब आपके पूरे मोशन के दौरान जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। पूरे मोशन के दौरान इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग डायरेक्शन है, ठीक है। अब ए से बी तक जाने में, ए से बी अगर ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया तब कितना वर्क डन होगा ये बताना है। तो फोर्स तो क्लियरली आप F देख रहे हो, आपको डिस्प्लेसमेंट ही बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, देखो माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर पॉइंट A पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखो ये है इस डायरेक्शन में। अब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस हुआ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये AB, यही डिस्टेंस तो डिस्प्लेस हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट तो होगा इसमें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो ये तो 90 बनेगा, ये R, ये भी R, ये R, ये भी R, तो ये हो जाएगा R√2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है R√2, तो आंसर कितना आ जाएगा √2FR। अब यहाँ पर 3 ये कंडीशन मैंने दिखा के आपको बेसिकली ये दिखाना चाहा कि हम जो वर्क डन निकालते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका लेते हैं वो आपको समझाना चाहा मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं
कि जो वर्क डन होता है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। समझो भाई बात को। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। कैसे हमने पता लगाया भाई? अरे वर्क बराबर क्या होता है? एफ डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कोई बात दिक्कत की है भाई? ठीक है, एफ डॉट डी एस ना, एफ डॉट डी एस। तो आप डी एस या एस कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डी एस लिया मैंने स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट जो आता है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट बनता है वो कैसा बनता है? स्केलर क्वांटिटी बनती है। तो वर्क कैसी होगी? वर्क या वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम लिखते हैं कि कब हमारा वर्क पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। देखो फंडामेंटली देखो तो ये हो जाता है एफ डी एस मॉड ऑफ एस मॉड ऑफ डी एस कॉस थीटा। ये तो होता है, मतलब जो वर्क की वैल्यू होती है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है वो एफ डी एस के अलावा कॉस थीटा पर भी डिपेंड करती है। एफ डी एस के अलावा कॉस थीटा, तो ये तो हमने चलो पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, ठीक है, मॉड में हमने ले लिया। कॉस थीटा की वैल्यू के हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का मैग्नीट्यूड आ सकता है। तो व्हेन थीटा या फिर व्हेन कॉस थीटा जो आपकी थीटा होता है ना, कॉस थीटा जो है आपका ये पॉजिटिव होगा। जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो पूरा का पूरा वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों को तो पॉजिटिव हमने ले ही लिया। कॉस थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। अच्छा, कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब जो थीटा होगा ना वो एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल दैट मतलब वो होगा क्या? जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी तो पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव, तो वर्क का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो वर्क उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब जो थीटा होगा ना भैया वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री जब होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा तब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। सपोज करो इस तरीके की कोई आपकी बात हो, ये मान लो कोई ब्लॉक है, इस पर इस डायरेक्शन में मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री दिया है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा या ये फोर्स जो इस ब्लॉक पर वर्क कर रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो इसमें एंगल है ना थीटा वो कैसा है? एक्यूट है। अच्छा, नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव वर्क कब मिलेगा? नेगेटिव वर्क कब मिलेगा भाई? और देखते हैं, जब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो आपका नेगेटिव वर्क मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव। मतलब जब कॉस थीटा आपका नेगेटिव होगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? वर्क का नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क मिलेगा। और यहाँ पर थीटा कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। कैसा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव वर्क वहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। इस बात को आप समझ पा रहे हो? इस बात को आप समझ पा रहे हो? जैसे ऐसे आप देखो कि मान लो आपने इस ब्लॉक पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन ये ब्लॉक डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ, ब्लॉक डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे आपका कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्क कैसा मिलेगा? नेगेटिव। आप ऐसे भी देख सकते हो, इसके उदाहरण भी आप देख सकते हो, कई जगह देखते हो। जैसे स्प्रिंग फोर्स देख सकते हो कि आप स्प्रिंग को दबा किधर, मतलब दबा जिस डायरेक्शन में दबाते हो उसके विपरीत डायरेक्शन में उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आप देख सकते हो नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर जीरो वर्क जीरो कब हो सकता है या कैसे हो सकता है? तो पहला तो ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, पहला तो ये कह दें कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब आपका वर्क जीरो होगा। फोर्स तो भाई कुछ लगाओगे ही, फोर्स तो बंदा लगा ही रहा है, लेकिन फोर्स लगा भी रहे हो और लेकिन डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हो तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। सपोज करो मैं इस व्हाइट बोर्ड पर ऐसे खूब बल लगाऊं और सोचो कि इसको एकदम अंदर घुसा दूँ, दीवार के अंदर घुस जाए, तो घुस नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो है। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तब भी तो आपका देखो इस फॉर्मूला में अगर ये थीटा कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड वर्क का जीरो हो जाएगा, तो वर्क जीरो हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा जीरो कब होगा? कॉस 90 पे। कॉस थीटा जीरो कब होता है भैया? 90 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। मतलब एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अगर 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 डिग्री है, तो वहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। सपोज करो कि ये आपका
इस तरीके से अच्छा डायग्राम बना दूँ, लो भाई अच्छा डायग्राम बना देता हूँ। ये m मास का कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, या ब्लॉक है, इस पर डिस्प्लेसमेंट मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सा उदाहरण ले सकते हो आप? रिएक्शन फोर्स का। रिएक्शन फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण इस पार्टिकल या इस ब्लॉक पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री। एंगल है कितना? 90 डिग्री। आप बहुत फेमस सा उदाहरण जानते भी होंगे, वो कूली वाला ना। कूली जब अपने सर पे रख कर कोई बोझ रख कर और वो पैदल 1 किलोमीटर भी चल जाए, कूली अपने सर पर 50 किलो का बोझ रखकर 1 किलोमीटर भी दूर चल जाए, तो अल्टीमेटली जो उसके द्वारा वर्क डन होगा वो जीरो आता है। वर्क डन क्या आता है? जीरो आता है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो कूली से कहे मत देना, नहीं तो वो तो कहेगा, मतलब मार देगा आपको, पागल हो, इतना मेहनत करके मैं पसीने पसीने हो गया गर्मी में, और अभी आप कह रहे हो कि वर्क डन जीरो है तो पैसा नहीं दोगे, ठीक है, बहुत मार खाओगे, ठीक है। लेकिन आपका उसमें आप टेक्निकली देखोगे, फिजिक्स के टर्म्स में कहोगे तो उसका वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये केस हमने आपको बताया कि वर्क आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो आपका वर्क होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट करके। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो, तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो तब तो बड़ी आसानी से हम लोग सिंपल क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो, अगर आपका फोर्स कैसा है? कांस्टेंट हो। सपोज करो फोर्स इज गिवन एज कि एफ एक्स आई कैप आपका एक्स वाई जे में, ठीक है, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ठीक है, ये फोर्स गिवन है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो दैट इज लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे? फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना हमने आपको सिखाया हुआ है। आपको अगर डॉट प्रोडक्ट न करना आ रहा हो तो वेक्टर वाली वीडियो आप देखिए, उसमें आप समझ जाओगे। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, ठीक है, ये आपका आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। और जैसा कि वर्क कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी, तो इसलिए आपका इसमें मैग्नीट्यूड और कोई वेक्टर का पार्ट आएगा नहीं, ठीक है। अगर इसी पर सिमिलर एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, उस एग्जांपल को मैं समझाना चाहूँगा। मैंने वेक्टर वाले भी में ये वाला एग्जांपल इस टाइप का एक समझाया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए अगर हम लोग इस एग्जांपल को समझे कि इस एग्जांपल से हम लोग कैसे वर्क डन को निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, पॉइंट ए मान लो ये है, और पॉइंट ए से बी तक एक पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, विथ पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। मान लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है। मान लो r1 है इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये दिया है कितना आपको गिवन है? 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। एंड b का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी गिवन है। मान लो वो r2 है, तो वो कितना है आपका? 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। अच्छा, ये ए और पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, सॉरी पोजीशन वेक्टर दिया है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने निकालना सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकाल सकते हो, या ऐसे उसको लिख लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? आप कैसे निकालते हो? ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब आपका अगर ए बी निकालना चाहते हो तो ओ बी माइनस ए ओ ए, ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपका ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लो भाई, घटा लो, 5 में से 2 गया, 3i कैप माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा तो माइनस 10j कैप, ठीक है, माइनस 6 माइनस में से प्लस हो जाएगा तो माइनस 3k कैप, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आपको वर्क डन लिखना है तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस ना। अब फोर्स वेक्टर आपको इसमें दिया हुआ है कितना? 20i कैप माइनस 30j कैप प्लस 15k कैप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने अभी निकाला कितना? 3i कैप माइनस 10j कैप
-3 ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपका आंसर हाजिर है। ठीक है, आई का आई के साथ तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 60, -30 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 300। ठीक है, +15 -3 ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाइड 3 कितना हो जाएगा -45। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये 360 -45 मतलब 315 यूनिट्स। ठीक है, 315 यूनिट ये आपका वर्क डन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो? यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो जब भी कोई आपका एक कांस्टेंट फोर्स दिया हो तो तब आपको कैसे वर्क डन निकालना है ये अभी हमने समझाया। अब होता क्या है, कभी कभी आपको मल्टीपल कांस्टेंट फोर्स दे देता है। मल्टीपल कांस्टेंट फोर्स अगर गिवन हो तब आपको कैसे निकालना है? निकालना इसी तरीके से है, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए, जब आपको दूसरा पॉइंट है मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेस, मतलब एक से अधिक आपको अगर कांस्टेंट फोर्स दिया गया हो। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट फोर्स मल्टीपल हो ना, एक से अधिक दिया हो, जैसे मान लो F1 है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, ऐसे 2-3 कांस्टेंट फोर्सेस दिए हों, तो आपको वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक तो तरीका ये है वर्क डन निकालने का, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो कि सभी फोर्सेस से अलग अलग आपका वर्क डन निकाल लो। F1 के लिए अलग से निकाल लो, ठीक है, S के साथ। F2 के लिए अलग वर्क डन निकाल लो, ठीक है, F3 के लिए अलग वर्क डन निकाल लो, और फिर अल्टीमेटली टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दो, W1 W2 W3 ये जोड़ दो और आपका वर्क डन आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, F नेट निकाल लो। F नेट फोर्स कितना है वो कैसे आप निकालोगे? वेक्टर समेशन ऑफ F1 F2 F3 का कर दो, ठीक, वेक्टर सम ले लो, तो यहाँ से F नेट आ जाएगा। और उसके बाद अब आप टोटल वर्क डन निकालना हो तो F नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर दोगे, आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों तरीका ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई एक चूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कब अप्लाई करोगे? जब मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेज आपको दी हो। अब आगे बात करते हैं कि जब आपका फोर्स वेरिएबल हो तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क डन को। अब हम लोग बात करेंगे कि जब आपका फोर्स वेरिएबल हो तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को। देखिए, फोर्स आपका वेरिएबल हो सकता है, और जब फोर्स वेरिएबल हो तब वर्क डन कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखो, फोर्स वेरी कैसे कर सकता है। एक तो ये है कि फोर्स कैन बी फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक, फोर्स कैन बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ऐसे आप समझो कि किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ये डी एक्स वेक्टर मान लो, वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट डी वाई वेक्टर। तो अल्टीमेटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एस होगा वो आपका 2D प्लेन में है। तो यहाँ पर अगर 3D प्लेन के भी लिख सकते हो आप, डी एस क्या लिख सकते हो, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। हम लोग जनरलाइज तरीके से लिख लेते हैं, मान लीजिए तीनों प्लेन को लेते हुए, ठीक है, या तीनों डायमेंशन को लेते हुए। तो वहाँ पर जब आप वर्क डन लिखते हो ना, तो हम लोग पहले एक स्मॉल वर्क डन लेते हैं, ठीक है, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं। वो फोर्स और डी एस का डॉट प्रोडक्ट होगा, और डी एस आप देख ही रहे हो क्या है, ठीक है, डी एस डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है, ये आपका स्मॉल वर्क डन है। अब ये स्मॉल वर्क डन को अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, कंप्लीट वर्क, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारा मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा, एक बात और है कि फोर्स टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है, तो फोर्स कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। ठीक है, फोर्स टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है। टाइम के साथ फोर्स जो है वो आपको, जैसे आप पहले फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो, फिर धीरे धीरे फोर्स कम करते चले जाओ, तो आप बताओ कि वर्क डन कितना होगा। तो फोर्स टाइम के भी वेरी कर सकता है, या टाइम के साथ पोजीशन वेरी करे और फिर अल्टीमेटली आपको वर्क डन निकालना हो। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका AI में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जो टाइम वेरिएबल होते हैं, उसको भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फोर्स F इज गिवन कितना, 10 + 0.5 x न्यूटन, ठीक है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और x आपका जहाँ पर है वो क्या है, मीटर में है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 मीटर।
मतलब 0 से 2 मीटर, x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, कि जबकि फोर्स आपको वो गिवन है, तो आपको ये बताना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्क डन अगर हम लोग स्मॉल वर्क डन ले लें तो ये कितना होता है, एफ डॉट डी एस। डी एस को हमने बताया था, आप लिख सकते हो डी एक्स आई कैप, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। इस तरीके से मैंने बताया कि नहीं, ये लिखना बताया कि नहीं भाई, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ये लिखना मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये जो आपका फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स में देख के आपको पता चल रहा है कि जो फोर्स आपका किसका फंक्शन है, एक्स का, मतलब एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लग रहा है। तो आप फोर्स वेक्टर जो लिखोगे, हम लोग लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर, या फिर हाँ इसी लाइन में लिख लेते हैं, क्यों आप बढ़ाएं, ठीक है। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स वेक्टर जो होगा वो होगा 10 + 0.5 एक्स आई कैप, ठीक है। ये होगा, ये फोर्स है, ये आपका सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, डॉट ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो एक्स आई आई के साथ होगा, बाकी सब तो 0 दे देगा, तो ये हो जाएगा 10 + 0.5 एक्स डी एक्स, होगा कि नहीं, 10 + 0.5 एक्स डी एक्स, ये होगा। अब अगर आपको वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक होना है, 0 से 2 तक जाना है, तो 0 से 2 तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 0 से 2 तक आप dw को इंटीग्रेट कर दो, 10 + 0.5 एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में जिस बच्चों को दिक्कत हो, जिस भी बच्चे या बच्ची को दिक्कत हो, वो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स का यूज होता है वो शुरू के आपके चैप्टर्स में पढ़ा रखा है, वीडियो होंगी, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 10x + 0.5 x²/2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपने इसका किया, और ये 0 से 2 तक, ठीक है। करो भाई, वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो पूरा का पूरा 0 देगा, क्योंकि 0 है, एक्स वैल्यू आप 0 रखोगे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट ही वैल्यू देगा। तो आप 2 रखोगे तो 10 × 2, 10 × 2 + 0.5 × 2² कितना हो जाएगा, 4/2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, 2 × ये आपका 20 आ जाएगा, और 2 × 0.5 1, तो ये कितना आ जाएगा 21 जूल। 21 जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बढ़िया होगा। ऑप्शन ए बढ़िया है भाई, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। तो आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है जब आपका फोर्स वेरी कर रहा हो, फोर्स वेरिएबल हो। अब देखो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, वो तो सही है, और लेकिन वो वेरी कैसे कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। देखो फोर्स वेरिएबल है कि नहीं, आपका फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ये हमने देखा। आगे हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को जब पूछा गया था तो बच्चों ने गलती कर दी थी और आंसर उनका अलग आ गया था। अब इसमें बच्चे देखो गलती क्या की है, तो जो फोर्स गिवन है ना, फोर्स देखो क्या गिवन है, x² j कैप + y i कैप। अब बच्चों का ऐसे दिमाग में ऐसा रहता है कि x i y j, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया, j को x के साथ दे दिया और i को y के साथ। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं। तो y i कैप + x² j कैप, ठीक है, x² j कैप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 to 1 1 along the path x = y, x = y। ये जो आपके इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो x बराबर y क्या से आपका ओरिजिन से आपका चलता है, तो ये 0 0 से 1 1 तक, मान लो ये 0 0 है आपका ओरिजिन, तो 1 1 तक यहाँ तक आपने मूव करा है। लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या है, देखो x और y दोनों का आपका दोनों में पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर्स मतलब वेरिएबल है, तो फोर्स ये हो गया। अगर वर्क डन आपको लिखना होता तो मैंने स्मॉल वर्क डन के लिए आपको बताया था, स्मॉल वर्क डन F डॉट ds, ये बताया था कि नहीं। तो आपका स्मॉल वर्क डन F कितना है, देखो y i कैप + x² j कैप, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, क्या लिखना सिखाया था, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, ठीक है, ये सिखाया था। अब भाई k इसमें नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, x y है तो हम लोग देख ही लेंगे। i का i के साथ करोगे तो y dx, j का j के साथ करोगे तो x² dy, ये मिलेगा कि नहीं, ये आपका स्मॉल वर्क डन dw हुआ, ठीक है। अब बात को ध्यान समझो, क्योंकि ये x बराबर y के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, तो y बराबर x आप लिख सकते हो या x बराबर y लिख सकते हो। तो y की जगह x लिख लो तो ये x dx हो जाएगा,
और यहाँ पे x की जगह y रख लोगे तो ये वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा किया कि जिसमें इंटीग्रेट करें तो dx का साथ x मिले और dy के साथ y मिले, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अगर हमको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे स्मॉल वर्क डन को, ठीक है। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, देखो x भी आपका x जो है ना x आपका कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, 0 से 1, और y भी 0 से 1 तक जा रहा है। देखो x ये x, y ही तो पॉइंट होता है, तो x आपका 0 से 1 तक जा रहा है और y भी 0 से 1 तक जा रहा है, तो इंटीग्रेट कर लो भाई। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये वाला देखो ये x 0 से 1 तक x dx प्लस y कहाँ से है, 0 से 1 तक ही वाई स्क्वायर dy, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल आपका वर्क डन आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 से 1, ठीक है। y का वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आपकी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2 तो 1/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब बाई 3 तो 1/3। इनको ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, 5/6 जूल आंसर। 5/6 जूल ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि जब फोर्स वेरी करता है तब क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और कराऊंगा इस पर, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि जो टाइम के साथ वेरी होता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी पोर्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।